हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है नाभिक, दैट इज़ न्यूक्लियाई। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 7th। ओके बच्चों, लेक्चर नंबर 7th रहेगा। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है नाभिकीय बल, दैट इज़ न्यूक्लियर फोर्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियर फोर्स। तो आज बच्चों हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आपको पता है कि नाभिक का जो साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। इतने ऑर्डर का होता है बच्चों। और इस नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों और प्रोटॉन होते हैं। इन दोनों को मिलाकर के न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को एक सम्मिलित नाम क्या दिया गया है? कई बार बता चुके हैं बच्चों। जो नाभिक के अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, यानी नाभिक में रहने वाले न्यूक्लियॉन। ठीक है बच्चों, ये न्यूक्लियॉन हैं। तो नाभिक में ये बच्चों न्यूक्लियॉन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और आपको पता है प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, जैसे एक प्रोटॉन और प्रोटॉन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन बच्चों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन वो उदासीन होता है, तो इस पर तो कोई बल लगता ही नहीं है। फिर ये नाभिक में कैसे बंधे हुए हैं? तो ये कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है बच्चों, यानी कोई ना कोई तो एक ऐसा बल है जो प्रोटोनों में प्रतिकर्षण, आपको पता है कूलम के अनुसार इनमें प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण पर भी ओवरलैप हो गया, हावी हो गया। कोई ऐसा बल है कि उनको प्रतिकर्षित नहीं होने दे रहा। इतनी शॉर्ट रेंज की बात हो रही है बच्चों, नाभिक के अंदर की बात हो रही है। और नाभिक के अंदर वो बंधे हुए हैं एक दूसरे से। प्रोटॉन से बंधा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बंधा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बंधा है। ठीक है ना? प्रोटॉन आपस में बंधे हैं, न्यूट्रॉन आपस में बंधे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी बल लग रहा है। तो फिर कोई नया प्रकार का, एक स्पेशल प्रकार का बल है, यानी वो कूलम्बिक बल नहीं है। कूलम्बिक बल होता तो न्यूट्रॉन के बीच तो लगता ही नहीं। जैसे कूलम के नियम से बल निकालते हैं बच्चों, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यानी इससे देखें तो न्यूट्रॉन में कोई बल नहीं लगेगा और प्रोटॉन में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है ना? तो इस सूत्र से नहीं निकाल रहे, ये वाला बल नहीं है, वो कोई एक स्पेशल टाइप का बल है जिससे ये बंधे हुए हैं। आवेश है तब भी बंधे हुए हैं, समान आवेश है तब भी आकर्षण का बल लग रहा है, और आवेश नहीं है तब भी आकर्षण का बल लग रहा है। तो ये विशेष प्रकार का बल है, इसी को बच्चों हम नाभिकीय बल कहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे प्रबल बल पूछा जाए तो वो है बच्चों नाभिकीय बल। तो क्या हुआ नाभिकीय बल? कि नाभिक के अंदर, जैसे ये नाभिक है बच्चों, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल लग रहा है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी आकर्षण बल लग रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी आकर्षण बल लग रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, न्यूट्रॉन खींच रहे हैं, प्रोटॉन खींच रहे हैं। तो ये जिस बल से बंधे हुए हैं वही क्या है? नाभिकीय बल। तो बच्चों, अगर हम नाभिकीय बल को परिभाषित करना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि नाभिक के अंदर या नाभिक में न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले प्रबल आकर्षण बल को नाभिकीय
बल कहते हैं। तो बच्चों बात समझ चुके आप कि नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच जो आकर्षण का बल लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों फोर्स। अभी इसके प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे। इस नाभिकीय बल में क्या क्या बातें हैं, इसकी क्या क्या गुण हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अभी एक तरफ से चर्चा करेंगे बच्चों। तो अभी आप इतना समझ गए कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स के बीच जो बल लग रहा है, जो आकर्षण का बल लग रहा है, वही क्या है, नाभिकीय बल है। अब इस बल के बारे में थोड़ा और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके गुण पढ़ते हैं बच्चों, नाभिकीय बल के गुण यानी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले इसकी प्रकृति की बात करते हैं बच्चों। प्रकृति कैसी है, नेचर। पहला पॉइंट प्रकृति। तो बच्चों हमने 11th में पहला चैप्टर पढ़ाया था भौतिक जगत, तब हमने प्रकृति के मूल बल पढ़ाए थे बच्चों, फंडामेंटल फोर्स। 4 मूल बल बताए थे, उन्हीं मूल बलों में से एक मूल बल है बच्चों ये नाभिकीय बल। यानी ये एक क्या है बच्चों, मौलिक, प्रकृति की बात कर रहे हैं तो ये मौलिक बल हैं बच्चों, मौलिक, फंडामेंटल। क्या हैं, मौलिक बल हैं, यानी फंडामेंटल फोर्स हैं बच्चों, फंडामेंटल फोर्स। ठीक है ना बच्चों। और ये बल सदैव आकर्षण के और बाद में बात करेंगे। ये मौलिक बल हैं, फंडामेंटल फोर्स हैं, ठीक है ना। और इनकी प्रकृति बड़ा जटिल होती है, इनकी प्रकृति बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इनको किसी सूत्र में नहीं बांधा जा सकता। हम नाभिकीय बल का कोई सूत्र नहीं बना सकते। जैसे कूलम्बिक फोर्स के लिए हमने 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल जो वैद्युत बल है वो कूलाम के नियम से इस सूत्र से निकाल लेते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। 2 द्रव्यमानों के बीच M1 और M2, 2 द्रव्यमान हैं, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। उस गुरुत्वाकर्षण बल के लिए भी सूत्र है F बराबर G M1 M2 बटे r²। गुरुत्वाकर्षण बल भी मौलिक बल है बच्चों। तो जैसा कि हमने वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सूत्र ज्ञात है, उस सूत्र से हम उन बलों की कैलकुलेशन कर लेते हैं, वैसा सूत्र नाभिकीय बल के लिए कोई ऐसा सूत्र नहीं है जिससे हम 2 प्रोटोनों या 2 न्यूट्रॉनों या 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले नाभिकीय बल को निकाल सकें, कैलकुलेट कर सकें। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, इनकी प्रकृति बड़ी जटिल है। इनकी जो प्रकृति है बच्चों कैसी है, जटिल, कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल है। बहुत जटिल लिख दें या चलो ध्यान आप लिख लेना, बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है बच्चों बहुत, ठीक है। और वैद्युत बल की तुलना में ये बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर हम 2 प्रोटोनों की बात करें, 2 प्रोटोनों की बात करें, जैसे 2 प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जो वैद्युत बल लगेगा, उससे इन प्रोटोनों के बीच जो नाभिकीय बल लग रहा है वो 100 गुना ज़्यादा है। इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है बच्चों, ठीक है ना। प्रकृति के प्रबलतम बल हैं। तो 2 प्रोटोनों के बीच जो वैद्युत बल लगेगा, जो इस सूत्र से निकलेगा, उसकी तुलना में बच्चों ये 100 गुना ज़्यादा हैं ये जो नाभिकीय बल हैं, तो बहुत प्रबलतम बल हो गए। तो प्रकृति के सबसे प्रबलतम बल हैं, प्रकृति में सबसे प्रबलतम बल हैं। बात समझ में आई। ये फंडामेंटल फोर्स हैं, इनकी प्रकृति बड़ी जटिल है, इनके लिए हम कोई सूत्र नहीं बना सकते, और सबसे प्रबलतम स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हैं पूरी नेचर में सबसे प्रबलतम बल हैं बच्चों ये, ठीक है। इसे हटा दूं, जो मैंने प्रोटॉन बनाया था, आपको स्क्रीनशॉट में दिक्कत आएगी।
प्रकृति में सबसे प्रबलतम बल हैं बच्चों, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे बड़े बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो इनकी तुलना में बहुत कम है बच्चों, वैद्युत बल भी बहुत कम है। ये बहुत, अब देखिए छोटे छोटे मूल कणों के बीच लगने वाले बल कितने प्रबलतम हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो इनकी तुलना में बहुत बहुत कम है बच्चों। पृथ्वी कितना विशाल पिंड है, सूर्य कितना विशाल पिंड है, इनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो इन बलों की तुलना में बहुत कम है बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत छोटे कणों के बीच लगने वाला बल है, लेकिन प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है बच्चों। तो ये रही प्रकृति के बारे में। अब आगे और चर्चा करते हैं, अभी और गुणों की बात करेंगे। पहला गुण हो गया बच्चों, इसकी नेचर समझ ली। अब दूसरे प्रॉपर्टी पे समझते हैं। ये लघु परासी बल हैं, यानी बहुत कम दूरी पर ये प्रभावी होते हैं। दूरी बढ़ जाएगी तो ये नहीं लगेंगे। ये कुछ फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर तक, ये अभी बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से बच्चों। तो आगे चलते हैं बच्चों। ये लघु परासी बल हैं, अगली प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। लघु परासी बल यानी शॉर्ट रेंज फोर्स हैं बच्चों, शॉर्ट रेंज फोर्स, यानी इनकी जो परास है बच्चों 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की दूरियों तक होती है। इतनी दूरी तक ये बल प्रभावी होते हैं, यानी लगभग परास इसकी कितनी है, इतने। और यही बच्चों नाभिक का साइज है, आपको पता है। तो इसकी परास 10⁻, यानी कुछ फर्मी तक, एक फर्मी में इतने मीटर होते हैं, कुछ फर्मी तक होती है। अभी परास डिटेल में समझाएंगे, ग्राफ से समझाएंगे। जैसे बच्चों अगर हम ग्राफ देखें परास का, तो देखें एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे ये है, इस पर लिया बल, फोर्स, ऊपर को प्रतिकर्षण का बल है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव प्रतिकर्षण बल पॉजिटिव होते हैं, और नीचे आकर्षण बल है। आकर्षण बल हो गया। और इधर ले रहे हैं बच्चों परास, दूरी इंटू 10⁻⁻15 में। तो बच्चों ये देखा गया, जैसे हम इसका डिवीजन करें, 1 फर्मी, 2 फर्मी, 3 फर्मी, तो ग्राफ इस तरीके से था कुछ। यहाँ 0.8 है, 0.8 इंटू इतना, यानी 0.8 फर्मी हो गया, ठीक है। तो 0.8 फर्मी पर देखिए बल हो गया 0, देख रहे हैं 0.8 मीटर पर जब R 0.8 फर्मी हुआ या फेम्टोमीटर हुआ, तो नाभिकीय बल कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। यहाँ 0 हो गया ना। और अब जैसे 0.8 से आगे बढ़ रहे हैं तो बल बढ़ने लगा, आकर्षण का बल बढ़ने लगा। यहाँ प्रबलतम हो गया आकर्षण का बल, यानी 0.8 से ज़्यादा होने पर बल कैसा होने लगता है, आकर्षण बल। और लगभग 2 से ज़्यादा जब दूरी होने लगती है, ये रहा 2 तक, यानी 0.8 से लेके 2 तक तो आकर्षण का बल रहा। और जैसे ही, यानी ये कब रहा, 0.8 से फर्मी से लेकर कहाँ तक, 2 तक, लगभग 2 फर्मी तक।
आकर्षण का रहा, ठीक है ना, ये एक बात हो गई। लेकिन जब दूरी 2 फेम्टोमीटर या फर्मी से ज़्यादा होने लगती है तो ये बल पुनः शून्य हो गया, ठीक है। और 0.8 मीटर से कम होती है अगर दूरी लेस देन 0.8 फर्मी, तो ये बल बच्चों कैसा होने लगता है, प्रत्याकर्षण का। तो ये बल कैसा हो जाता है, प्रत्याकर्षण का। तो ये बल प्रत्याकर्षण की नेचर शो करने लगता है। तो आप देख रहे हैं कुछ फर्मी तक ही ये आकर्षण बल प्रबलतम होता है। हाँ, तो बच्चों कुल मिला के ये रहा कि इनकी परास 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में ही होती है, यानी कुछ फर्मी तक ही होती है। जैसे आपने देखा कि 2 फर्मी से ज़्यादा जाने पर ये नाभिकीय बल शून्य हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी परास समझ में आ गई। अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट। देखिए ये आवेश अनाश्रित हैं, आवेश अनाश्रित, यानी चार्ज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसको समझाते हैं। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आवेश पर डिपेंड नहीं कर रहे। जैसे कूलाम का जो नियम था वो चार्ज पर डिपेंड कर रहा था, कूलाम्बिक जो बल थे, ये वाले नाभिकीय बल नहीं है। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। जो वैद्युत बल है, ये वैद्युत बल आवेश पर निर्भर कर रहा है, लेकिन ये आवेश पर निर्भर नहीं करते बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखा गया कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जितना नाभिकीय बल लग रहा है उतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है, उतना ही न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है। जो प्रबल आकर्षण बल है वो न्यूक्लियॉन्स के बीच समान है। इसका मतलब आवेश से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आवेश पर डिपेंड ही नहीं है, इनका आवेश से कोई लेना देना नहीं है। अगर आवेश से लेना देना होता तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच कैसे बल लग जाता है? इन पर तो आवेश ही नहीं है बच्चों, इन पर तो बल शून्य होना चाहिए था। इससे देखें तो ये तो वैद्युत बल है। ये कौन सा बल है बच्चों? ये तो मैंने वैद्युत बल बताया है, इसकी बात नहीं हो रही है। इसका तो कोई सूत्र ही नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं आप कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, यानी चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी उतना ही बल लगेगा जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है, और जितना प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, लगभग बराबर ही होते हैं बच्चों ये बल न्यूक्लियॉन्स के बीच। तो आवेश अनाश्रित हो गए। अगला पॉइंट, चक्रण आश्रित होते हैं बच्चों, चक्रण आश्रित। चक्रण आश्रित यानी स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन पर डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंट चक्रण, स्पिन। जो न्यूक्लियॉन्स बच्चों चक्रण भी तो करते हैं। अगर सेम चक्रण है, यानी दोनों एंटी क्लॉकवाइज या दोनों क्लॉकवाइज, एक ऐसे घूम रहा है न्यूक्लियॉन, दूसरा भी ऐसे घूम रहा है, तो समांतर चक्रण हो गई। तो यदि चक्रण दो न्यूक्लियॉन की चक्रण समान है, तब जो नाभिकीय बल लगेगा वो ज़्यादा होगा जब उनकी चक्रण विपरीत होगी उससे। तो ध्यान रखें, 2 समांतर, सुन लें बच्चों, लिखूंगा टाइम लगेगा, आप लोग लिख लेना। 2 समांतर चक्रण वाले न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाला नाभिकीय बल 2 प्रति समांतर चक्रण वाले यानी एंटी पैरेलल चक्रण वाले न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाले नाभिकीय बल से अधिक होगा। कहने का मतलब यहाँ मैं समझा देता हूँ। समझ गए होंगे आप। जैसे दोनों की स्पिन एक ही दिशा में है तो ज़्यादा नाभिकीय बल लगेगा, और एक की स्पिन ऐसे है और एक की स्पिन ऐसे है, एक की स्पिन ऐसे है। देखो दोनों एक ही स्पिन है यानी समांतर स्पिन, ठीक है, तो बल नाभिकीय बल ज़्यादा होगा। और एक ऐसे है स्पिन, और एक मतलब एक तो घड़ी की दिशा में ऐसे और एक ऐसे, तो इनके बीच उसकी तुलना में थोड़ा कम नाभिकीय बल लगेगा। क्लियर हो गई ना बात?
एक जैसी स्पिन है तो नाभिकीय बल ज़्यादा, विपरीत स्पिन है तो नाभिकीय बल उससे कम। मोटी बात शॉर्ट में समझ आ गई होगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर आगे चलेंगे। 4 पॉइंट हो गए, आगे 5वें पॉइंट पर बढ़ेंगे। तो बच्चों आगे चलते हैं 5th पॉइंट पर। देखो बच्चों, ये जो नाभिकीय बल हैं ये अकेंद्रीय हैं, अकेंद्रीय बल हैं, नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स हैं। ये संतृप्त बल हैं, सैचुरेटेड होते हैं बच्चों, बल संतृप्त होते हैं, ये संतृप्त बल हैं। तो बच्चों काफ़ी प्रॉपर्टी हो गई। तो आपने ये देखा बच्चों कि न्यूक्लियॉन्स के बीच एक प्रबलतम आकर्षण बल लग रहा है, प्रकृति में सबसे प्रबलतम आकर्षण बल हैं ये। इन बलों में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी वो आपने पढ़ ली। अब यहाँ एक समस्या खड़ी होती है कि विज्ञान सिर्फ ऐसे नहीं चलती है बच्चों, विज्ञान उसका कारण भी जानना चाहती है। तो अब हम बात करेंगे कि ये नाभिकीय बल उत्पन्न कैसे होते हैं, यानी अब अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं हेडिंग डाल दूं बच्चों, नाभिकीय बलों की उत्पत्ति। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं, ये सीखते हैं कि नाभिकीय बलों की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कैसे बनते हैं ये बल। तो बच्चों इसका जो जवाब है वो जापानी वैज्ञानिक युकावा ने 1935 में दिया। 1935 में इस प्रश्न का जवाब कि ये नाभिकीय बल उत्पन्न कैसे होते हैं, 1935 में बच्चों युकावा ने, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, जापान के, साइंटिस्ट का नाम है। तो उन्होंने जवाब दिया, उस जो जवाब दिया उसको हम ये कह सकते हैं युकावाज मैसोन थ्योरी, युकावाज मैसोन थ्योरी, युकावा का मैसोन सिद्धांत। इससे आप समझ जाएंगे, इसका जवाब इस थ्योरी में मिलेगा आपको। तो युकावा ने ये कहा कि ये जो नाभिकीय बल हैं बच्चों एक नए प्रकार के कण के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। न्यूक्लियनों के बीच एक नए प्रकार का कण विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है कि एक कण से दूसरे कण पे चला गया, दूसरे कण से तीसरे कण पे, मतलब एक कण से दूसरे, एक न्यूक्लियन से दूसरे न्यूक्लियन पर ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है एक नए प्रकार का कण, जिसको युकावा ने नाम दिया था मैसोन, पाई मैसोन, पाई मैसोन, इसको पाई मैसोन। तो जो नए कण की बात कर रहे थे युकावा का, एक कण होता है, एक नया कण की खोज की थी इन्होंने, एक थियरी प्रस्तुत की कि एक पाई मैसोन होता है। पाई मैसोन 3 टाइप के होते हैं बच्चों। जो पाई मैसोन उन्होंने बताया ये 3 टाइप का, या पहले समझ लें ऐसे 2 टाइप के, एक आवेशित पाई मैसोन और अनावेशित पाई मैसोन। ठीक है। अब आवेशित 2 प्रकार के, धनावेशित पाई मैसोन और एक ऋणावेशित पाई मैसोन, और उदासीन पाई मैसोन को लिखेंगे पाई नोट से। ये अनावेशित, इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश है। तो जो आवेशित पाई, तो कुल 3 टाइप के पाई मैसोन हो गए, पाई प्लस, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल, पाई नॉट। तो ये आवेशित हैं, ये अनावेशित हैं। तो आवेशित जो पाई मैसोन है इन पर बच्चों आवेश उतना ही है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है।
इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर बराबरी तो होता है, उतना ही आवेश इन पर होता है। पाई पॉजिटिव व पाई नेगेटिव के आवेश का परिमाण, भाई एक धनावेश होगा एक ऋणावेश होगा, लेकिन होगा कितना, जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है, के आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन के आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो युकावा ने ये कहा, क्या कहा युकावा ने ये कहा कि ये पाई मेसॉन एक कण से, एक न्यूक्लियन से दूसरे न्यूक्लियन पर जाते हैं, जिससे इन कणों के विनिमय होने से नाभिकीय बल उत्पन्न होते हैं। कैसे, देखो, यानी ये जो 6 हमने गुण लिखे थे उसमें एक 7वां गुण आप आगे बढ़ा लेना। हम ये कह सकते हैं कि नाभिकीय बल विनिमय बल हैं। वहाँ तब इसलिए नहीं बताया था कि अब समझा रहे हैं ना, तो ये 7वां पॉइंट आपको मिल गया कि नाभिकीय बल विनिमय बल हैं। विनिमय बल, एक्सचेंज फोर्स। विनिमय क्या है, क्या एक्सचेंज होता है, अभी आप समझ जाएंगे। तो अब एक पॉइंट हम बना रहे हैं, ये तो अलग बात हो गई, ए पॉइंट इस थियोरी में चल रहे हैं, ये तो गुणों में लिख लेना आप 7वां पॉइंट। अब यहाँ भी हमने बताया कि विनिमय बल हैं, अब उस विनिमय को समझा यहाँ रहे हैं, ये गुण आप वहाँ लिख लेना 7वां कि ये विनिमय बल हैं। कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, समझ लें बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो नाभिकीय बल लग रहा है, देखो नाभिकीय बल किस किस में लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन और प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो नाभिकीय बल लगता है वो आवेशित पाई मेसोनों के कारण लगता है। आवेशित पाई मेसोन्स के विनिमय से उत्पन्न होता है। क्या बात हुई बच्चों, ये क्या बात हुई, पूरी बात इसको कैसे पढ़ेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला नाभिकीय बल आवेशित पाई मेसोनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। कैसे, देखिए बच्चों, प्रोटॉन से एक पाई प्लस मेसोन निकलता है और वो प्रोटॉन बदल जाता है न्यूट्रॉन में, तथा ये पाई प्लस जो प्रोटॉन से निकला वो चला जाता है न्यूट्रॉन पर, वो न्यूट्रॉन उसको अवशोषित कर लेता है उस पाई पॉजिटिव को, तो वो बदल जाता है प्रोटॉन में। यानी प्रोटॉन एक धनावेशित पाई मेसोन को उत्सर्जित करके न्यूट्रॉन में बदल गया और न्यूट्रॉन उस धनावेशित पाई मेसोन को अवशोषित करके प्रोटॉन में बदल गया बच्चों। तो विनिमय हुआ पाई मेसोन का, तो आवेश, तो यहाँ क्या हुआ, संवेग का स्थानांतरण हुआ बच्चों, यानी संवेग में परिवर्तन हुआ, और संवेग में परिवर्तन की दर ही बच्चों क्या होती है, बल। तो बल की धारणा आ गई यहाँ पर, बात समझ गए कि ये बदल जाने से बल कैसे लगा, एक्सचेंज होने से। पाई प्लस का एक्सचेंज हुआ, प्रोटॉन से पाई प्लस मेसोन निकला और न्यूट्रॉन ने उसको अवशोषित कर लिया और वो प्रोटॉन में बदल गया, और प्रोटॉन उस पाई प्लस मेसोन को उत्सर्जित करके न्यूट्रॉन में बदल गया। तो इन उत्सर्जन और अवशोषण में, इन संक्रमणों में बच्चों क्या हुआ, संवेग का परिवर्तन हुआ, संवेग भी स्थानांतरित हुआ, तो संवेग में परिवर्तन आया, और संवेग में परिवर्तन की दर ही बल होती है, तो नाभिकीय बल उत्पन्न हो गया। तो ये पाई प्लस से हुआ।
अब होता क्या है, बात समझना, ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई आपके। ठीक ऐसे ही बच्चों न्यूट्रॉन पाई ऋणावेशित मेसोन को उत्सर्जित करता है और वो बदल जाता है प्रोटॉन में, और ये जो उत्सर्जित हुआ पाई नेगेटिव जो उत्सर्जित हुआ वो अवशोषित कर लिया प्रोटॉन ने, प्रोटॉन उसको अवशोषित करके बदल गया न्यूट्रॉन में। तो यहाँ भी विनिमय हुआ, देखिए यहाँ तो पाई प्लस और पाई माइनस के विनिमय से क्या हो रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच बल लग रहा है, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच हो रहा है खेल। एक प्रोटॉन पाई पॉजिटिव निकाल रहा है, उस उत्सर्जित पाई प्लस को न्यूट्रॉन अवशोषित कर रहा है और प्रोटॉन में बदल रहा है। न्यूट्रॉन पाई नेगेटिव निकाल रहा है और प्रोटॉन में बदल रहा है, और वो पाई नेगेटिव जो निकला वो प्रोटॉन से अवशोषित हुआ और वो न्यूट्रॉन में बदल गया। यहाँ भी संवेग का स्थानांतरण हुआ, संवेग में परिवर्तन हुआ और नाभिकीय बल उत्पन्न हो गया। तो बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो नाभिकीय बल उत्पन्न हो रहा है वो आवेशित पाई मेसोनों के विनिमय एक्सचेंज होने से उत्पन्न हो रहा है। बात समझ आई। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच कैसे लगेगा और न्यूट्रॉन के बीच कैसे लगेगा। वो लगेगा बच्चों अनावेशित पाई मेसोनों के स्थानांतरण से। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों अब आगे समझते हैं। मैंने अभी बताया वही बात मैंने लिख दी। अभी मैंने कहा था कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच जो नाभिकीय बल लगेगा वो उदासीन पाई मेसोनों के विनिमय से उत्पन्न होगा। कैसे? अब हम बात करें जैसे एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन के बीच जो नाभिकीय बल लग रहा है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, तो वो दो प्रोटॉनों के बीच पाई उदासीन मेसोन का स्थानांतरण होगा। तो होगा क्या कि एक प्रोटॉन ने उत्सर्जित किया पाई नॉट यानी उदासीन पाई, और वो रहा प्रोटॉन ही। अब ये जो उत्सर्जित हुआ पाई मेसोन ये इस दूसरे प्रोटॉन से अवशोषित कर लिया गया P प्लस पाई नॉट, और रहा वो प्रोटॉन ही। संवेग में परिवर्तन हो गया। जब पाई मेसोन का एक्सचेंज हुआ, इस प्रोटॉन से पाई मेसोन निकल गया और दूसरे प्रोटॉन पर चला गया। ये एक प्रोटॉन ये वाला और दूसरे प्रोटॉन ने जो अवशोषित किया वो ये वाला, तो इनके संवेगों में परिवर्तन हुआ इस विनिमय में, इस एक्सचेंज में, तो वहाँ बल उत्पन्न हुआ। तो ये दो प्रोटॉनों के बीच बल लग गया कि एक प्रोटॉन ने उदासीन पाई मेसोन उत्सर्जित किया और दूसरे ने उदासीन पाई मेसोन अवशोषित कर लिया। ठीक ऐसे ही दो न्यूट्रॉनों के बीच लगेगा। एक न्यूट्रॉन पाई मेसोन को उत्सर्जित करेगा न्यूट्रॉन ही, अब इसी पाई उदासीन को दूसरा न्यूट्रॉन अवशोषित कर लेगा और वो रहेगा न्यूट्रॉन ही। तो यहाँ एक न्यूट्रॉन ने पाई मेसोन ऐसे समझ लें निकाला और दूसरे ने अवशोषित किया। यहाँ एक प्रोटॉन ने पाई उदासीन मेसोन निकाला और दूसरे ने अवशोषित किया। इसने निकाला, इसने अवशोषित किया इस प्रोटॉन ने, तो यहाँ विनिमय हुआ पाई मेसोन का, तो यहाँ नाभिकीय बल उत्पन्न हुआ। तो इस तरीके से बच्चों युकावा ने उस बात का जवाब दिया कि नाभिकीय बल कैसे उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों वीडियो फिर लेंदी होने जा रहा है, तो उम्मीद है कि आपको नाभिकीय बल समझ में आए होंगे कि नाभिकीय बल क्या है। संक्षेप में समझ लेते हैं। जो न्यूक्लियनों के बीच जो बल लग रहा है, जिस बल से न्यूक्लियॉन्स नाभिक के अंदर बंधे हुए हैं, उनके बीच जो आकर्षण बल है, प्रबलतम आकर्षण बल, वही नाभिकीय बल है। शॉर्ट रेंज फोर्स हैं और पाई मेसोनों के एक्सचेंज से उत्पन्न होते हैं। उनकी उत्पत्ति भी युकावा ने समझा दी। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, नॉन सेंट्रल हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट हैं, स्पिन डिपेंडेंट हैं, ये फंडामेंटल फोर्स हैं। तो बहुत सारी बातें आज आपने नाभिकीय बल के बारे में सीख ली। और बच्चों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छा सा इसका बढ़िया सा नोट्स बनाइएगा। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।